जी पार्ट फर्स्ट चैप्टर नंबर 7 किंगडम प्रोटिस्टा हम कर रहे हैं। आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था लास्ट टाइम एल्गी लाइक प्रोटिस्ट हम स्टडी कर रहे थे, उसकी आज हमने रेड एल्गी के बारे में स्टडी करनी है। रेड एल्गी जिस तरह की आपको डायग्राम में नजर आ रही है, इसका असल में इसमें जो डोमिनेटिंग पिगमेंट होता है दैट इज द फाइकोइरिथ्रिन, वो पिगमेंट ही इसको जो है वो रेड कलर देता है। इस वजह से हम इसको रेड एल्गी कॉल करते हैं। और ये जो है वो मल्टी सेलुलर इसकी बॉडी होती है रेड एल्गी की। और कॉमनली ये कंपोजिशन देखें तो इंटरवूवन फिलामेंट्स, ये फिलामेंटल स्ट्रक्चर है ना, ये फिलामेंट जो है वो इंटरवूवन एक दूसरे के अंदर धंसे हुए होते हैं। और इनकी अपीयरेंस जो होती है वो डेलिकेट और फीदरी होती है, जिस तरह परिंदों के पर होते हैं उस तरह की इसकी अपीयरेंस होती है। कुछ रेड एल्गी जो है वो फ्लैट एंड शीट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। मोस्टली रेड एल्गी जो होते हैं वो किसी चट्टान के साथ चिपके हुए होते हैं और किसी चट्टान के साथ अटैचमेंट के लिए, यानी कि रॉक्स के साथ अटैचमेंट के लिए, जुड़ने के लिए इनके पास जो है वो रूट्स तो नहीं होती, लेकिन रूट्स की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं जिसे बोलते हैं बेसल होल्ड फास्ट, यानी कि नीचे वाला जड़ों की तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसे होल्ड फास्ट कहते हैं। लेकिन उसका अगर इंटरनल स्ट्रक्चर चेक करें, क्योंकि वो रूट लाइक नहीं होते इंटरनली, लेकिन फंक्शन उसका यही होता है कि उसको एंकर करना, उसको जमीन के अंदर धंस, चट्टानों के अंदर या जमीन के अंदर धंस के रखना। इस वजह से हम इसे कहते हैं कि बेसल होल्ड फास्ट स्ट्रक्चर होता है इसका, जिसकी वजह से ये रॉक्स के साथ या किसी सबस्टान के साथ अपने आप को अटैच कर लेते हैं। कुछ रेड एल्गी जो हैं वो क्योंकि ये ओशन में प्रेजेंट होती हैं, इसीलिए ओशन के बॉटम से ये कैल्शियम कार्बोनेट को अपने अंदर डिपॉजिट कर लेती हैं, अपने सेल्स के अंदर इनकॉर्पोरेट कर लेती हैं, यानी कि अपने इनके सेल के अंदर दाखिल हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। और इसी वजह से ये जो है हम कहते हैं इसका रोल होता है कोरल रीफ्स में, कोरल रीफ बनाने में। जिस तरह के कोरल एनिमल्स होते हैं ना, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट को अपने अंदर डिपॉजिट कर लेते हैं तो कोरल रीफ बनाते हैं ये। दूसरी राय हमारे पास आ जाती है ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी जो है उसके नेम से पता चल रहा है कि इसका कलर ग्रीन होगा, तो इसमें डोमिनेटिंग पिगमेंट जो है वो क्लोरोफिल होगा, इस वजह से फोटोसिंथेसिस करती हैं। इसमें एनर्जी रिजर्व प्रोडक्ट्स और जो सेल वाल होती है इनकी, ये दो चीजें जो है, एक तो एनर्जी रिजर्व प्रोडक्ट और दूसरी जो इनकी सेल वाल की कंपोजिशन है दैट इज वेरी रिजेम्बलेंस टू द प्लांट्स, पौधों की तरह। ये पौधों में बताया कि प्लांट्स में क्या होता है, सेल वाल सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, इसी तरह एनर्जी रिजर्व जो होती है वो स्टार्च की फॉर्म में होती है। तो इनमें भी एनर्जी रिजर्व और सेल वाल जो है वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। और ग्रीन एल्गी में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जिस तरह के क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटिनॉइड्स ये प्रेजेंट होते हैं इसके क्लोरोप्लास्ट में, ये पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। और इनकी मेज एनर्जी रिजर्व जो होती है वो स्टार्च की फॉर्म में, जो मैंने अभी आपको बताई है। मोस्टली जो ग्रीन एल्गी होती हैं वो उनकी सेल वाल जो है सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। और इसी वजह से इनकी इन रिजेम्बलेंस की वजह से कि सेल वाल जो है सेलुलोज से मिलकर बनी हुई है, क्लोरोफिल के पिगमेंट्स जो हैं वो क्लोरोप्लास्ट में ये वाले पिगमेंट्स प्रेजेंट है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। इन्हीं पिगमेंट की बेस पे और सेल वॉल की बेस पे हम इन्हें कंसीडर करते हैं कि ये असल में एंसेस्टर हैं। ये जो है जो प्लांट्स हैं उनके ग्रीन एल्गी जो है वो असल में प्लांट के एंसेस्टर, यानी कि उनके अबाव अजदाद हैं, पौधों के अबाव अजदाद या एंसेस्टर जो हैं वो ग्रीन एल्गी हैं। इसके अलावा जो इनका डीएनए आरएनए की सीक्वेंसिंग देखी जाए तो पता चलता है कि ग्रीन एल्गी और प्लांट एल्गी ये एक ही किस्म के ऑर्गेनिज्म से मिलके बने हुए हैं, इसलिए हम कहते हैं मोनोफाइलेटिक लिंकेज, जिनके अबाव अजदाद एक ही हों, एक ही किस्म के ऑर्गेनिज्म से जो ओरिजिनेट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं ए मोनोफाइलेटिक। मोनोफाइलेटिक लीनेज है प्लांट्स का भी और एल्गी का भी, अगर इनकी आरएनए की सीक्वेंसिंग देखी जाए। जिस तरह ये डायग्राम में आपको दिखाई गई है, कैलेमेडोमोनास का ये डायग्राम जो है फर्स्ट दिखाई गई है, ये भी ग्रीन एल्गी में आ जाता है। डेस्मिड्स ये बी में आपको दिखाई गई है, डेस्मिड्स दिखाए गए हैं। उनमें सेल्स जो होते हैं टू वॉल्व पे कंसिस्ट करते हैं। और ये आपको जो है वो वॉल्वैक्स दिखाया गया है ग्रीन कलर का कॉलोनियल फॉर्म में, क्योंकि ये बहुत सारे वॉल्वैक्स होते हैं जो आपस में मिलके एक कॉलोनी की फॉर्म में रहते हैं। और उसके बाद ये जो है फिलामेंटस ये स्पाइरोगायरा दिखाया गया है। और एंड पे जो है ये दिस इज द अल्वा।
शीट लाइक बॉडी होती है, ये सारी जो है वो ग्रीन एल्गी हैं। उसके बाद आ जाता है इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी। एल्गी की ग्रेट इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल जो है इम्पोर्टेंस है, किस वजह से, क्योंकि बहुत सी एल्गी की फॉर्म जो है वो एडिबल है, खाने के काबिल है, जिस तरह कैल्प्स हैं। ओशन से हम कैल्प्स जो है इसकी एल्गी की टाइप्स में इसे लेते हैं और ये फूड के तौर पे यूज़ होती हैं, और शॉर्टेज ऑफ फूड के तौर पे, यानी शॉर्टेज ऑफ फूड को कम करती हैं, क्योंकि एज अ फूड जो यूज़ होती हैं। इसके अलावा मेरीन एल्गी से बहुत से सब्सटेंसेस जो हम डिफरेंट मेडिसिन बनाने के लिए या जो है डिफरेंट कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, जिस तरह एल्गिन, एगर, कैरागिनान और एंटीसेप्टिक्स, ये सारी जो प्रोडक्ट्स हैं ये भी ग्रीन हम जो एल्गी से ऑब्टेन करते हैं। इसके अलावा हम कहते हैं कि एल्गी जो है वो असल में मेजर प्रोड्यूसर्स हैं। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? जो कि दूसरों के लिए फूड बनाते हैं, अपनी बनाते हैं, दूसरों को भी एज अ फूड के तौर पे, जो एनिमल इसको हम यूज़ करते हैं, एनिमल्स जो है वो इनको फूड के तौर पे खाते हैं। तो एल्गी जो है वो मेजर प्रोड्यूसर्स हैं इकोसिस्टम में, क्योंकि ये बेसिक रोल प्ले करते हैं फूड चेन में। बेसिक रोल ये होता है कि ये मेन ये होते हैं, और बाकी पैरामिड जो है वो इस पे डिपेंड करता है, एक एनिमल दूसरे पे डिपेंड कर रहा होता है। तो मेन जो कैटेगरी आती है, जो बेसल रोल होता है, वो एल्गी का है कि वो फूड चेन में बेसल रोल प्ले करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं, और इसके अलावा ये ऑक्सीजन भी हमें प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे एक क्लोरेला की दी हुई है, जो कि एक यूनिसेलुलर है और नॉन मोटाइल एल्गी है, और ये मोस्टली फ्रेश वाटर पॉन्ड में या डिचेस जो गड्ढे होते हैं पानी के, उनमें प्रेजेंट होती है, और इसीलिए हम इसको कल्चर कर सकते हैं। और ये फोटोसिंथेसिस, ये ग्रीन एल्गी ये फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व है, और जो है हम कहते हैं ये एक अल्टरनेट सोर्स ऑफ फूड, यानी कि फूड का एक अल्टरनेट सोर्स है, एज अ फूड के तौर पे इसको हम यूज़ करते हैं, फूड सप्लीमेंट के तौर पे। फंगस लाइक प्रोटीस्ट उसके बाद आ जाते हैं। फंगस लाइक प्रोटीस्ट जो कि फंजाई की तरह होते हैं। कुछ प्रोटीस्ट जो हैं सुपरफिशियली जो है रिजेंबल करते हैं फंजाई की तरह होते हैं, और ये क्योंकि इनमें फंजाई में फोटोसिंथेसिस नहीं होती, इनमें भी नहीं होती, और इसके अलावा इनमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इनकी बॉडी होती है वो धागा नुमा होती है, हाइफी की तरह होती है। लेकिन जो फंगस लाइक प्रोटीस्ट होते हैं इनको हम फंजाई नहीं कहते, बहुत से रीज़न की वजह से। एक तो ये होती है कि बहुत से प्रोटीस्ट में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, और इसके अलावा ये सेल वॉल प्रोड्यूस करते हैं, जो कि इनकी सेल वॉल जो है वो उनकी, और सेलुलोज जो है वो उनकी सेल वॉल की मेजर कंपोनेंट होती है। लेकिन फंजाई में एक तो सेंट्रियोल्स वो नहीं प्रेजेंट होते, और इसके अलावा फंजाई की सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है? काइटन से। हमें पता है कि फंजाई की सेल वॉल काइटन से मिलकर बनी होती है, लेकिन इनकी सुपरफिशियल यानी कि इनकी ग्रोइंग और इनकी डिकम्पोजिशन करने का मेथड सारा जो है वो फंजाई से मिलता जुलता होता है। लेकिन ये हम इसको फंजाई नहीं बोलते, हम इसे बोलते हैं फंगस। फंगस लाइक प्रोटीज, फंजाई की तरह के होते प्रोटीज यानी कि यूकैरियोटिक सेल होता है इनका। इसमें दो मेजर ग्रुप्स आ जाते हैं, स्लाइम मोल्ड एंड वाटर मोल्ड। वाटर मोल्ड को ओओमाइकोट्स भी बोलते हैं। स्लाइम मोल्ड से स्टडी करते हैं इसको माइक्सोमाइकोटा भी बोलते हैं, और इसकी जो फीडिंग स्टेज होती है माइक्सोमाइकोटा की, जब ये फीड कर रहे होते हैं उस टाइम इसको प्लाज्मोडियम कहते हैं। और प्लाज्मोडियम जैसा कि आपको डायग्राम में नजर आ रहा है, ये इसकी रिप्रोडक्टिव फॉर्म है। प्लाज्मोडियम जो है वो इसकी फीडिंग स्टेज होती है। और प्लाज्मोडियम होता किस तरह का? ये एक मल्टी न्यूक्लिएट मैस होता है, साइटोप्लाज्म यानी कि साइटोप्लाज्म होता है, उसके अंदर बहुत से न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड मैस ऑफ साइटोप्लाज्म, जो कि 30 सेंटीमीटर यानी कि 1 फुट तक जो है वो डायमीटर होता है इनका। प्लाज्मोडियम जो है वो स्लाइमी यानी कि कीचड़ की तरह की अपीयरेंस होती है इनकी, और ये जो है स्टीम ये नदी के किनारों में, या ये जहाँ पे बड़ी सारी लकड़ियाँ प्रेजेंट होती हैं, लीफ लिटर या ये पत्तों का जो है गले खड़े पत्ते होते हैं, वहाँ पे ये ग्रो करते हैं। और ये जब इनकी ग्रोथ होती है तो ये एक नेटवर्क बनाते हैं, चैनल्स बनाते हैं, लार्ज सरफेस एरिया। जिस तरह कि हमें पता है कि फंजाई जो है वो किस तरह स्प्रेड होती है, तो इसी तरह इनका सरफेस एरिया भी स्प्रेड लार्ज सरफेस एरिया को कवर करते हैं, और ये ग्राउंड पे जो है वो क्रीप करते हैं। और जब ये ग्राउंड पे क्रीप करते हैं तो उसके आसपास जो भी से मिल जाते हैं
माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, जिस तरह बैक्टीरिया वगैरह को ये खाते हैं, यीस्ट को खा जाते हैं। और इसके अलावा जो ऑर्गेनिक मैटर होता है सॉइल में, उसकी डिकम्पोजिशन करते हैं, डिके करते हैं उसको। जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है स्लाइम मोल्ड, तो ये स्पेशल किस्म के स्पोर्स बनाते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं रेजिस्टेंट स्पोर्स, हैप्लॉइड स्पोर्स बनाते हैं। और ये हैप्लॉइड स्पोर्स को हमें पता है कि मियोसिस के थ्रू बनते हैं। और ये हैप्लॉइड स्पोर जो है स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर्स, जिसे हम बोलते हैं स्पोरेंजिया, जिस तरह ये डायग्राम में नजर आ रहा है, ये इसकी बाकी फीडिंग स्टेज है। उसके बाद जो है ये जो रेजिस्टेंट इन्वायरमेंट है, इनके फेवरेबल नहीं है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा या ड्राई कंडीशन होगी, तो उस टाइम ये इस किस्म के स्पोर्स बनाते हैं मियोसिस के थ्रू। और स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, जिसके नीचे जो है वो एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक डंडी की तरह का स्ट्रक्चर होता है, और ऊपर जो है वो गोल गोल स्ट्रक्चर बनते हैं, जिसे बोलते हैं स्पोरेंजिया। जब कंडीशन फेवरेबल हो जाती है दोबारा से, यही स्पोर जर्मिनेट करते हैं, यानी कि इसी में से दोबारा से बाइफ्लैजिलेटेड अमेबा की तरह का स्ट्रक्चर बनता है, जिसे हम बोलते हैं स्वार्म सेल्स। वो स्वार्म सेल जो आपस में मिलते हैं, यानी कि समझ लें कि इसमें से निकलेगा और इसमें से, ये स्वार्म सेल आपस में निकलते हैं और आपस में जो है वो दोबारा से इनमें फ्यूजन होती है, और वो जो है वो डिप्लॉइड जाइगोट बना देते हैं। जाइगोट जो है दोबारा से जब जर्मिनेट करता है तो मल्टी न्यूक्लियेटेड प्लाज्मोडियम बना देता है, और इसके अंदर जो है वो न्यूक्लियस कौन सा प्रेजेंट होगा, डिप्लॉइड होगा, क्योंकि वो जो है वो पहले मियोसिस हुई थी, मियोसिस में ये भी एक हैप्लॉइड सेल था, ये भी हैप्लॉइड सेल था। जब उसे फेवरेबल इन्वायरमेंट मिला तो ये सेल जर्मिनेट किए, और इसमें से जर्मिनेशन के बाद जो थे वो फ्लैजिलेटेड अमेबॉइड स्ट्रक्चर, बाइफ्लैजिलेटेड, इनके दो फ्लैजिला वाले अमीबा की तरह का वो सेल्स बनते हैं, वो आपस में मिलते हैं। समझे, एक इसमें से बनता है, एक इसमें से बन गया, आपस में दोनों मिल गए, तो फिर क्या हो गया, एक एन ये था, हैप्लॉइड ये था, ये इसमें से भी हैप्लॉइड निकला, जब दोनों मिल गए तो क्या हो जाएगा, डिप्लॉइड सेल बन जाएगा। और इस तरह वो जो है डिप्लॉइड प्लाज्मोडियम बन जाता, जाइगोट बन जाता है। जाइगोट जो है दोबारा उसमें माइटोसिस होती है, और ये सारा स्ट्रक्चर दोबारा से वो रीगेन कर लेता है। हर एक न्यूक्लियस जो होता है वो डिप्लॉइड होता है। इसके अलावा प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड जो है, एक इसकी स्पीशी है, दैट इज नेम उसका है फाइसेरम पॉलीसेफेलम। ये एक मॉडल ऑर्गेनिज्म के तौर पे यूज होता है। मॉडल ऑर्गेनिज्म क्यों, क्योंकि हम इस ऑर्गेनिज्म की स्टडी की है बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के हवाले से। बायोलॉजिकल प्रोसेसेस इसमें जो स्टडी की है उसमें देखी गई है कि ग्रोथ कैसे होती है, सेल में चेंजिंग कैसे आती है, यानी कि उसकी डिफरेंशिएशन होगी चेंजिंग, फिर उसमें साइटोप्लाज्म मूव कैसे करता है, दैट इज अ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, और उसके साइटोस्केलेटन उसका किस तरह का, इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरह का है। तो ये वो इसकी एक स्पीशी है स्लाइम मोल्ड की, फाइसेरम पॉलीसेफेलम, जिसकी स्टडी की गई है एक मॉडल ऑर्गेनिज्म के तौर पे। दिस इज द एमसीक्यू क्वेश्चन, डैश इज द मॉडल ऑर्गेनिज्म। तो आप बताएंगे फाइसेरम पॉलीसेफेलम दैट इज बिलोंग टू द स्लाइम मोल्ड। दूसरा आ जाता है वाटर मोल्ड। वो माइकोट्स जो है वो उनका क्लोज रिजेम्बलेंस या रिलेशन जो होता है वो फंजाई से होता है। वो क्यों, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो सिमिलर होता है, फंजाई की तरह के स्ट्रक्चर ये प्रोड्यूस करता है, और इसे मोस्ट एंशियंट फंजाई के ग्रुप के तौर पे भी जाना जाता है। और इनकी जो सेल वाल होती है उसमें सेल्यूलोज होता है, इसी वजह से हम इसको जो है फंजाई कंसीडर नहीं करते, क्योंकि फंजाई में काइटन होता है। और ये जो आपको नजर आ रही है इनके हाइफी, ए सेपरेट होते हैं। सेपरेट का मतलब क्या है कि दरमियान में क्रॉस वॉल प्रेजेंट है, लेकिन इनमें क्रॉस वॉल नहीं प्रेजेंट होती इनकी हाइफी में, ए सेपरेट होते हैं किसी भी क्रॉस वॉल के बगैर। वो माइकोट्स में बहुत से पैथोजेनिक यानी कि डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिसमें फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस ये ज़्यादा इनफेमस रोल है, यानी कि बदनाम ज़माना जिसे बोलते हैं, क्योंकि इसकी वजह से ह्यूमन हिस्ट्री में बहुत सी डिजीज़ प्लांट डिजीज़ हुई थी, जिसकी वजह से लार्ज नंबर ऑफ प्लांट, जिस यहाँ पे जो बताया गया पोटैटो प्लांट ख़त्म हो गए थे, और उस वजह से लोग जो है भूख से मर गए थे, कहत की वजह से लोगों की बहुत ज़्यादा लोग मर गए थे। इसी वजह से ये स्पीशी जो है वो फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंट उसका साइंटिफिक नेम है, कि ये इस स्पीशी से बहुत से जो है वो इनफेमस रोल है ह्यूमन हिस्ट्री में। फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंट जो है वो इसकी वजह क्या है, हम इसे बोलते हैं कि ये आयरिश पोटैटो फेमाइन, यानी कि आयरलैंड में रहने वाले जो लोग थे उनमें वो, क्योंकि वो पोटैटो पे टोटली बिलोंग, अपनी फूड स्टेपल फूड जो हम रोज़ का खाना खाते हैं, उनकी स्टेपल फूड जो थी वो पोटैटो थी। तो पोटैटो
इस फंगस की वजह से, वाटर मोल्ड की वजह से पोटैटो जो है वो सोइल के अंदर ही गल सड़ जाते थे और इस तरह वो उन्हें कोई भी जो फूड नहीं मिलती थी, इसलिए ये डिजीज़ काज करते थे। और ये जो उन्होंने डायग्राम दिखाई गई है ये असल में पोटैटो के लीफ के अंदर का स्ट्रक्चर दिखाया गया कि कैसे वो लीफ में एंटर होते हैं और उसके बाद जो है पोटैटो में ये डिजीज़ काज करते हैं। उस डिजीज़ को हम बोलते हैं ब्लाइट ऑफ पोटैटो, यानी कि उसका आलू जो गल सड़ जाते हैं ज़मीन के अंदर, वो इसकी वजह जो है वो यही होते हैं। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टन जो है वो आयरिश पोटैटो फेमाइन 19th सेंचुरी में ये काज इन्होंने किया था और इसकी वजह से जो डिजीज़ कॉमनली नाउन डिजीज़ है दैट इज़ अ लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, क्योंकि कंटिन्यूसली बहुत सी जब सीवरल रेनी सीजन रहता है तो ये इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। कूल समर यानी गर्मी के मौसम में जब बारिशें होती हैं तो वो जो हवस वाला एक मौसम हो जाता है। आइलैंड में इस तरह का मौसम रहा था 1840s में, जिसकी वजह से वाटर मोल्ड जो था यानी कि इस फंगस की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गई थी और इसी वजह से पोटैटो ट्यूबर्स टू रूट इन द फील्ड, यानी कि वो अपनी खेतों के अंदर ही उसके जो ट्यूबर्स थे वो गल सड़ जाते थे इसी वजह से, क्योंकि स्टेपल जो थी, स्टेपल फूड का मतलब होता है वो खाना जो रोज खाते हैं। हमारा स्टेपल फूड क्या है? गंदुम है। और उन आयरिश लोगों का जो था स्टेपल फूड थी पोटैटो। इस वजह से 250,000 और मोर देन 1 मिलियन लोग जो थे वो भूख की वजह से, कहत की वजह से मर चुके थे। इसी वजह से जो थी कुछ जो थे वो माइग्रेट कर गए थे यूनाइटेड स्टेट्स में, लेकिन क्योंकि इस वजह से डिजीज़ जो थी वो स्प्रेड हुई थी, इस वजह से ये इनफेमस रोल है इसका हिस्ट्री में। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है आपका।